रक्षा क्षेत्र में निवेश करना ये हमेशा से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहा है, खासकर आज के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल माहौल में। तो क्या ये सिर्फ कीमत और मुनाफे का खेल है, या इसके पीछे शक्ति और इनोवेशन की कोई गहरी कहानी छिपी है? और इन सब के बीच एक निवेशक के सिद्धांत कहाँ फिट होते हैं? तो चलिए इन सब पहलुओं में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस चीज पर नजर डालते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, 2024 में S&P एरोस्पेस और डिफेंस ETF ने 30% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ये तो S&P 500 के शानदार प्रदर्शन से भी कहीं बेहतर था। मतलब साफ है, बाजार में इस सेक्टर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पर सवाल ये है कि क्या ये उत्साह जायज है? और यहीं से हमारा असली एनालिसिस शुरू होता है। देखिए, जब कोई स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो एक सवाल अपने आप उठता है, कहीं ये बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया? चलिए कीमत की इस हकीकत को थोड़ा और खोदते हैं। तो आज की कीमतों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के बिक्री के हर ₹1 के बदले में बाजार कितनी कीमत देने को तैयार था। 2004 से लेकर 2023 तक इन बड़ी डिफेंस कंपनियों का वैल्यूएशन औसतन उनकी सेल्स का 1.40 गुना था। ठीक है, तो इसे हम अपनी बेसलाइन या कह सकते हैं कि एक नॉर्मल लेवल मान लेते हैं। और अब देखिए आज की तस्वीर। उन्हीं कंपनियों के लिए बाजार अब उनकी बिक्री के हर ₹1 के लिए औसतन $2.06 दे रहा है। तो अब जब हमारे पास अतीत और वर्तमान दोनों के आंकड़े हैं, तब असली कहानी सामने आती है। तो कहानी बिल्कुल साफ है। जो वैल्यूएशन ऐतिहासिक रूप से सेल्स का 1.40 गुना हुआ करता था, आज वो 2.06 गुना हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है, कोई मामूली बात नहीं है। साफ है कि निवेशक आज इन कंपनियों के लिए पहले के मुकाबले कई ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो कीमत के एंगल से देखें तो हमारा पहला टेक अवे बिल्कुल साफ है। परफॉर्मेंस मजबूत रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कीमत भी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज की कीमत का खेल नहीं है, है ना? ये तो लंबी रेस का घोड़ा है। तो सवाल उठता है कि डिफेंस इंडस्ट्री की वैल्यू को असल में चलाता क्या है? क्या ये सिर्फ लड़ाइयां और युद्ध हैं, जैसा कि आमतौर पर लोग सोचते हैं, या फिर कुछ और है? चलिए इस सेंट्रल सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या सिर्फ युद्ध की आशंका ही इन स्टॉक्स को ऊपर ले जाती है, या फिर कोई दूसरा कम दिखाई देने वाला लेकिन शायद ज्यादा शक्तिशाली इंजन है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है? देखिए, यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। बाईं तरफ है जियोपॉलिटिकल रिस्क का चार्ट। ये बहुत अस्थिर है, कांटेदार है, जो हर घटना के साथ तेजी से ऊपर नीचे होता है। लेकिन दाईं तरफ तकनीकी इनोवेशन का चार्ट है, जो कहीं ज्यादा स्थिर और लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और रिसर्च भी इसी विजुअल कहानी की पुष्टि करती है। और एक PLOS1 स्टडी तो इस बात पर मुहर लगा देती है। रिसर्च साफ कहती है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की घटनाओं की तुलना में इनोवेशन का असर ज्यादा बड़ा और ज्यादा साफ था। जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब यह है कि असली ताकत सुर्खियों में आने वाले संघर्षों में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे हो रहे इनोवेशन में है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च से एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि संघर्ष का असर अक्सर शॉर्ट टर्म होता है, वो आता है और चला जाता है, जबकि इनोवेशन का असर लंबे समय तक बना रहता है। और हाँ, 2021-22 में अमेरिकी कंपनियों ने एक सुरक्षित दांव के तौर पर काम किया, जबकि चीनी कंपनियों ने निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के मौके भी दिए। ठीक है, तो हमने प्राइस देख लिया, पावर का सोर्स भी समझ लिया, पर अब आता है सबसे पेचीदा और शायद सबसे पर्सनल सवाल, सिद्धांतों का क्या? एक इन्वेस्टर इस सेक्टर में नैतिक रूप से कैसे नेविगेट कर सकता है? यहाँ पर मोटे तौर पर दो नैतिक फ्रेमवर्क हैं। एक तरफ है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। ये पारंपरिक डिफेंस कंपनियों में निवेश की इजाजत तो देता है, लेकिन कुछ खास तरह के विवादास्पद हथियारों को बाहर कर देता है। दूसरी तरफ है सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। इसका नजरिया और भी सख्त है। ये डिफेंस सेक्टर में बिल्कुल भी निवेश नहीं करता, क्योंकि इसकी परिभाषा में हथियार सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते। तो जब हम विवादास्पद हथियार कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो हथियार जिन्हें लगभग सभी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाता है। ये ऐसे हथियार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत प्रतिबंधित हैं और जिन्हें निवेश के लिए अस्वीकार्य माना जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेदार होने का मतलब डिफेंस से पूरी तरह दूर रहना नहीं है। बहुत से मेनस्ट्रीम फंड जो नैतिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वे पारंपरिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में निवेश कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो कंपनियां उन खास तौर पर प्रतिबंधित हथियारों में शामिल न हों। और देखिए, डिफेंस का इकोसिस्टम सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के भी कई रास्ते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या यहाँ तक कि सैनिकों के लिए वर्दी बनाने वाली कंपनियां। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें डिफेंस खर्च से फायदा तो होता है, लेकिन वो सीधे तौर पर घातक हथियार नहीं बनाते। तो ठीक है, हमने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 3 अलग-अलग एंगल से देखा: कीमत, शक्ति और सिद्धांत। अब वक्त है इन सभी को एक साथ लाने का और एक पूरी तस्वीर बनाने का। तो पूरी कहानी का सार क्या है? अगर 3 लेंस से देखें तो कीमत के नजरिए से वैल्यूएशन ऊंचे हैं, शक्ति के नजरिए से लंबी अवधि का असली ड्राइवर संघर्ष नहीं बल्कि इनोवेशन है, और सिद्धांतों के नजरिए से नैतिक निवेश के लिए साफ और तय नियम मौजूद हैं जो निवेशकों को रास्ता दिखा सकते हैं। और ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर इन 3 शक्तिशाली ताकतों, सुरक्षा की जरूरत, इनोवेशन की रफ्तार और हमारे अपने नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।